हेलो साथियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ही होंगे। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो बायो का है। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मेरा नाम सूरज मुराकोटी है। मैं बीएससी पास आउट हूँ। तो मैंने जो ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, क्लास 11 का चैप्टर नंबर अब एनसीईआरटी में बदल गया हो सकता है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसमें जो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, कि सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। वैसे तो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है, पर मैं सेल के बारे में भी बताऊंगा कि सेल कैसे बना और सेल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं थोड़ा आगे बता दूंगा। उससे पहले मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि इसमें जो हम मेनली टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल भी होते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसका था, आर.एच. व्हिटेकर का था। आर.एच. व्हिटेकर का इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है कैसे कैसे बांटा गया है, ग्रुप में 5 ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें पहला ग्रुप आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा आता है फंजाई, चौथा आता है प्लांटे और पांचवा आता है एनिमेलिया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप में क्या क्या मेंबर रखे गए हैं। तो मोनेरा में हमारे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल को रखा गया है, प्रोटिस्टा में और फंजाई में, प्लांटेई में, एनिमेलिया में किनको रखा गया है, यूकैरियोटिक सेल में। अब डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का, तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो उसके बीच में मैं आपको डिफरेंस दिखा दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं किसमें, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटेई में और एनिमेलिया में। और मोनेरा में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उस वो पूरी तरीके से डिफाइंड होता है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। बात कर ले हम प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करके रखती है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है इसमें प्रेजेंट होती है, बट इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। अब जो ये मोनेरा लिखा है ये है क्या, ये ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो मोनेरा में आपसे पूछूं क्या है, मोनेरा एक ग्रुप है और जो प्रोकैरियोटिक है वो उसकी सेल टाइप है, मतलब सेल किस प्रकार की है, उसका जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक है। तो अगर आपसे पूछे कि मोनेरा क्या है, तो मोनेरा है ग्रुप, और अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक क्या है, उसकी सेल टाइप है। तो जो बैक्टीरिया है ना वो मेन मेंबर ऑफ मोनेरा है, यानी इसको हम कह सकते हैं सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। वो क्या है, हमारा बैक्टीरिया हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम फीचर देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा है। तो मैंने जैसा बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का होता है, तो बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये आगे मैंने स्ट्रक्चर बनाया प्रोकैरियोटिक सेल का, जो कि एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अब सारे जो ये मैंने इसमें पार्ट्स दिखाए हैं ना, वो सारे बैक्टीरिया में नहीं होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया में ये पाया जाए, कुछ में जो है पाया जा सकता है, कुछ में स्ट्रक्चर नहीं भी पाए जाएंगे। पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो हर बैक्टीरिया में मिलते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो जनरल एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोकैरियोटिक सेल का जो कि बैक्टीरिया का है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में बात करेंगे, तो आपको मैंने 3 मेम्ब्रेन दिखाई हैं। देखो, एक पहली मेम्ब्रेन ये है, दूसरी मेम्ब्रेन ये है, तीसरी मेम्ब्रेन ये है। तो बात करें बैक्टीरिया की, जो सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है ना, सबसे आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बात करें सेल वॉल की, तो सेकंड नंबर पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो हमें सेल वॉल देखने को मिलता है, यानी उसकी सेल वॉल कैसी बनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने, सेल एनवेलप, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होता है जब ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को आपस में जब तीनों क्या होती हैं एक संग, उसको हम इंटरलिंक करें। जैसे क्या करा, ग्लाइकोकैलिक्स को ले लिया, सेल वॉल को ले लिया और सेल मेम्ब्रेन को ले लिया, ये उसका प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है, यानी सेल को एक एनवेलप दे रहा है, तो इसको सेल एनवेलप कहते हैं। अब चौथा स्ट्रक्चर जो इसमें पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, फ्लैजिला का। तो फ्लैजिला क्या होता है, चौथा स्ट्रक्चर। तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें बेसल, हुक जो पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें ब्रिसल्स लाइक, जो कि फ्रिम्ब्री है, तो ये 5th स्ट्रक्चर हो गया। 6th स्ट्रक्चर में पिलाई होता है, अभी पिलाई क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। 7th स्ट्रक्चर जो है मीसोसोम्स, यानी इसको बॉडी भी कहते हैं। 8th स्ट्रक्चर में देखो, ये मीसोसोम जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग है,
कि अगर आपसे पूछा जाए कि आउटर फोल्डिंग है या इनर फोल्डिंग है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे मीजोसोम के बारे में पढ़ेंगे तो मीजोसोम के बारे में बताऊंगा। तो ये क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, कहीं कहीं पर अंदर की तरफ इनवर्ट जो है इसके अंदर क्या होती है, वो ओपनिंग टाइप की बनती है। तो ये क्या करती है, ये बनाती है मीजोसोम्स। अब मीजोसोम का क्या रोल होता है वो आगे पढ़ेंगे। अब ऐसा ही देखो, जैसा मीजोसोम है ये एक फोल्डिंग है, जब कई सारी फोल्डिंग हो जाए और उसमें जो है ना क्या कहते हैं रंग दिखाते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर। तो 8th स्ट्रक्चर इसमें कलर बियरिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि क्रोमेटोफोर है। फिर 9th स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियोइड। अब देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर है। तो साइटोप्लाज्म जब यहाँ पे है तो आप देख रहे हैं इसमें जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है न्यूक्लियोइड है वो किसमें है, साइटोप्लाज्म में। यानी उसकी कोई भी वेल डिफाइंड वो नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि ये वाले हिस्से में जब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर नहीं रहता। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो सारे काम कैसे करेगा, वो साइटोप्लाज्म करेगा। तो 9th स्ट्रक्चर हमने न्यूक्लियोइड का समझा। 10th क्या होता है, प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। प्लाज्मिड जो होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट होता है। मतलब इसमें मेन क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो जीन जो होते हैं वो लोकेटेड कहाँ होते हैं, डीएनए में होते हैं। तो उसी का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, यानी इसको जो विशेष प्रकार की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। अब वो ड्रग रेजिस्टेंट कैसे बने, तो उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी होगी जिससे जो है क्या कर सकते हैं, वो ड्रग को रजिस्ट कर सकते हैं। यानी उनके अंदर एक कवर बन सकता है जिससे कि वो आने वाले टाइम में अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसीलिए जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट आता है, तो जो कि उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो प्लाज्मिड कहलाता है। तो टाइप ऑफ प्लाज्मिड पढ़ेंगे कि टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, और ऐसी कोई और प्लाज्मिड जो पढ़ेंगे उनके बारे में। अब जो 10वां स्ट्रक्चर के बाद राइबोसोम। अभी राइबोसोम क्या होता है, ग्रेन्युलर अपीयरेंस। अगर आप जैसे कुछ स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखें तो आपने पढ़ा होगा कि मतलब 10⁻⁻3, 10⁻⁻6 को म्यूमीटर कहते हैं, 10⁻⁻9 को जो है नैनोमीटर कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे 10⁻⁻3 को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, 10⁻⁻6 को भी आराम से देख लेंगे थोड़ा बहुत, पर 10⁻⁹ बहुत ज़्यादा हो गया, यानी नैनोमीटर में आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम, ये नैनोमीटर के रूप में होते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो चाय पत्ती के दाने के समान दिखेंगे, यानी ग्रेन्युलर अपीयरेंस आएगी। तो इन ग्रेन्युलर अपीयरेंस आने से ये जो स्ट्रक्चर होते हैं हमें चाय पत्ती के समान दिखते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं। इनको हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम क्या होता है, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम क्या करते हैं, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है इंक्लूजन बॉडी, ये मतलब छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, जैसे बैक्टीरिया में कुछ अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए इंक्लूजन बॉडी होती है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मतलब RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोनेरा में क्या आता है, तो मोनेरा में आता है बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल, और जो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया में क्या आते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो मैं एक बार फिर से इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोनेरा आपसे पूछा जाए तो क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और इसकी सेल टाइप पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोकैरियोटिक सेल का जो कि बैक्टीरिया का था। तो ये सारे स्ट्रक्चर हर बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, मतलब पर कॉमन स्ट्रक्चर यही रहेगा। लगभग सारे स्ट्रक्चर जो हैं अलग अलग बैक्टीरिया में मिल जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल एनवेलप क्या होता है, इसमें याद रखने वाली बात है, सेल एनवेलप क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये जब तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होंगी तो इसको हम बोलेंगे सेल एनवेलप। उसके बाद देखा जाए कि फ्लैजिला, ये आपको बता दिया, फिम्ब्री ये बता दिया, पिलाई बता दिया, राइबोसोम बता दिया कि ग्रेनुलर अपीयरेंस देखने को मिलती है, चाय पत्ती के समान होते हैं। न्यूक्लियोइड जो होता है मेन डीएनए होता है इसका, और जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि इसकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस तो होता है पर उसके आउटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। फिर प्लाज्मिड बता दिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है,
जो कि ड्रग रेजिस्टेंट एबिलिटी भी देता है और अलग अलग एबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर प्लाज्मिड हो गया, इंक्लूजन बॉडी हो गया, क्रोमेटोफोर देख लिया, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लीसोसोम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ट फोल्डिंग होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो ये स्ट्रक्चर को मैं रहने देता हूँ, ये वाला मिटा के नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। तो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको जो है ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। तो अब जो है हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है? तो ग्लाइकोकैलिक्स आप देख सकते हैं कि एक कवर बना रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, इसको सराउंड करा हुआ है, तो एक कवर प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, तो कवर है। अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकली क्या है, तो केमिकली एक कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट आप जो है बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो ये CHO से मिलकर बनते हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। और इसमें जो आप पढ़ेंगे कि CnH2ON का होल एन, ऐसे मतलब पढ़ेंगे CnH2O का होल एन, मतलब जो है कि इसमें कार्बन की संख्या और वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कुछ पढ़ेंगे। तो उसमें आप मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। डाइसैकेराइड में माल्टोज आ गया, और भी कुछ आ सकता है। और जो पॉलीसैकेराइड होता है ना, उसमें एक टाइप होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये किसका होता है, केमिकली कार्बोहाइड्रेट है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। तो अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोकैलिक्स कितने टाइप की होती है, तो ग्लाइकोकैलिक्स, या पहले तो ग्लाइकोकैलिक्स होती क्या है, तो ये तो समझ गए होंगे, एक कवर है, केमिकली किसका बना हुआ है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसकी टाइप पूछी जाए कि ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप क्या है, अगर एक कैप्सूल की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है और एक पतली स्लाइम लेयर के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। अगर ये कैप्सूल के रूप में देखने को मिल रहा है तो ये कैसा होगा, थिक होगा, टफ होगा। थिक मतलब मोटा होगा और टफ मतलब होगा। फिर ये क्या करता है, कैप्सूल वाली जो इसमें आती है, ये इसको डिजीज कॉजिंग एबिलिटी देती है, यानी प्रोवाइड पैथोजेनेसिटी। मतलब इसमें पैथोजेनेसिटी की, ये कह रहा है कि प्रोवाइड पैथोजेनेसिटी मतलब डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। फिर जो स्लाइम लेयर होती है ना, ये कैसी होती है, लूज होती है, यानी हल्की होती है, स्टिकी होती है, मतलब चिपचिपी होती है। और ये काम क्या करती है, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। मान लो कि बैक्टीरिया जो है ऐसी कंडीशन में पाया जा रहा है जहाँ पे वाटर बहुत कम हो चुका है और उस मतलब उसको सूख रहा है बैक्टीरिया, तो वो क्या करेगी, उसको बचाएगी, प्रिवेंट करेगी फ्रॉम डेसिकेशन। मतलब ये जो है डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं देती। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, जो कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा हमारे, देखो ग्लाइकोकैलिक्स हमने खत्म कर लिया। तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या देखा हमने, एक कैप्सूल देखने को मिलता है और एक क्या देखने को मिलती है, स्लाइम लेयर। कैप्सूल जो होता है उसको डिजीज कॉजिंग एबिलिटी देता है, और जो हमारा क्या होता है दूसरा स्लाइम लेयर होता है, वो उसको प्रिवेंट करता है डेसिकेशन से। तो नेक्स्ट पार्ट जो है सेल एनवेलप का ही पढ़ रहे हैं हम। सेल एनवेलप का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा सेल वॉल है। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर जो सेल वॉल होती है वो होती क्या है। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल जब हम पढ़ने की बात करेंगे तो सबसे पहले पांचों किंगडम में जाएंगे हम। पांचों किंगडम में कौन कौन से होते हैं, हमारा मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, प्लांटी होता है और एनिमिलिया होता है। तो ये हमने पांचों किंगडम के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें हम देखेंगे सेल वॉल कैसी होती है और उसका केमिकली टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले हम मोनेरा में बात करते हैं कि आखिरकार मोनेरा में जो है सेल वॉल पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, क्या प्रोटिस्टा में पाई जाती है, क्या फंजाई में पाई जाती है, क्या प्लांटी में पाई जाती है और क्या एनिमिलिया में पाई जाती है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आखिरकार सेल वॉल जो है किस किस में पाई जाती है। तो अगर हम बात करें तो मोनेरा में सेल वॉल पाई जाती है, प्रोटिस्टा में सम यानी कुछ में पाई जाती है, फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है, उसके बाद प्लांटी में सेल वॉल पाई जाती है, उसके बाद एनिमिलिया में जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो हम बात कर लें अभी केमिकली बनी किसकी होती है। तो मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अभी पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, जब हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है कि प्रोटिस्टा की हमें नोन नहीं दिख रही है,
और फंजाई में जो है काइटिन की पाई जाती है, और प्लांटेन में कैसी देखने को मिलती है, सेलुलोज की। और ये तीनों क्या होती हैं, केमिकली कार्बोहाइड्रेट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेप्टिडोग्लाइकन, मैंने पढ़ा दिया था म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, केमिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी पॉलीसैकेराइड है किस आपका। तो ये कैसा म्यूकोपॉलीसैकेराइड कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है और सेलुलोज भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और एनिमेलिया में ना सेल वॉल पाई जाती है, उसका केमिकल नेचर हमें नहीं पता। जब सेल वॉल नहीं है तो केमिकल नेचर कैसे पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि क्योंकि आजकल नीट वगैरह या अदर एग्जाम में जो है क्वेश्चन बेस्ड भी आते हैं, जैसे स्टेटमेंट पे आ जाएंगे कि स्टेटमेंट किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक स्टेटमेंट मैंने दे रखा है, इन मोनेरा प्लांटे एनिमेलिया फंजाई ऑल हैव सेल वॉल। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बोथ प्लांटे एंड मोनेरा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ए, या बी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, या सी बोल रहा है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, और डी बोल रहा है बोथ रॉन्ग। तो क्या ये पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरे में पहला दूसरा दोनों सही है, या चौथा कह रहा है कि दोनों ही गलत है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है इन मोनेरा प्लांटे फंजाई ऑल हैव सेल वॉल। तो इधर देख लेते हैं सेल वॉल किसमें देखने को मिल रही है, मोनेरा में देखने को मिल रही है। ठीक हो गया, पहली बात अभी चल रही है। प्लांटे में भी देखने को मिल रही है और फंजाई में भी देखने को मिल रही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया कि ऑल हैव सेल वॉल। अब जो स्टेटमेंट 2 कह रहा है, क्या कह रहा है कि बोथ प्लांटे एंड मोनेरा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो देख लेते हैं, प्लांटे में देखो सेल्यूलोज की देखने को मिल रही है और मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। इस वजह से हम आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ये बोथ करेक्ट, गलत हो गया, दोनों ही करेक्ट नहीं हो सकते। स्टेटमेंट 2 करेक्ट, नहीं स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, बोथ रॉन्ग, ये भी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब उसके बाद पढ़ लेते हैं कि रोल ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया, कि सेल वॉल का रोल क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, ये प्रोवाइड करती है शेप टू द सेल। अब जो ये सेल वॉल होती है ना, ये करती कैसे, देखो ये शेप प्रोवाइड करेगी, ये टफ लेयर है तो ये क्या करेगी, शेप देगी, यानी बैक्टीरिया को एक तरह से शेप देगी, वो किस शेप में ढलेगा। दूसरा कह रहा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब जो कोई शेप दे रहा है तो वो क्या करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, यानी उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तीसरा कह रहा है प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग। अब इसका क्या मतलब है, ऑस्मोटिक बस्टिंग का क्या मतलब है, जैसे मैंने एक सेल को रख दिया किसी सॉल्यूशन के अंदर में। अब सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और ये उसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गई, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ पे मान लो सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आपने सॉल्यूशन पढ़े होंगे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये वाले सॉल्यूशन पढ़े। हाइपरटोनिक क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। हाइपोटोनिक क्या होता है कि जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये सॉल्यूशन होते हैं, तो उसमें ये सेल जो है अलग अलग प्रकार से बिहेव करता है। अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर जो है अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो धक्का लगाएगा। और अगर हम वही बात कर लें कि क्या सेल को हमने कहाँ रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, या तब ऐसी कंडीशन है। अगर हम सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन में, मतलब बाहर जो है सॉल्यूट ज़्यादा है, अंदर सॉल्यूट कम है, तो पानी क्या बाहर आएगा। तो ये ऑस्मोटिक बस्टिंग से बचाता है, और क्या करता है, कोलैप्स से बचाता है, यानी बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, तो ये कोलैप्स होने से बचाता है। तो आज के उसमें हम यही पढ़ेंगे। हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया था, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने बेसिकली पढ़ लिया है, और इसमें कई पार्ट्स रह गए। आज हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमने सेल मेम्ब्रेन के 2 पार्ट खत्म कर लिए हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।